नमस्कार। आज का हमारा विषय है सवृत्त बायोडाटा। अभिव्यक्ति और माध्यम में कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में ये पाठ दिया गया है। तो आइए इसे पाठ को पढ़ते हैं हम। सवृत्त, इस शब्द को देखिए। सव होता है स्वयं और व्रत विवरण। स्वयं का विवरण या ब्यौरा देना ही बायोडाटा होता है। ये आज हम लिखना सीखेंगे। बायोडाटा कैसे लिखें, स्वयं के बारे में। किसी भी नियुक्ति के लिए, नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है, उसके साथ एक बायोडाटा संलग्न किया जाता है। स्वयं का, व्यक्ति का, उम्मीदवार का, एक व्यक्ति विशेष का सिलसिलेवार ढंग से ब्यौरा होता है, उसमें संकलन होता है, व्यक्ति के बारे में जानकारी होती है, उसे सवृत्त कहा जाता है। उसमें एक क्रम होना आवश्यक है। सबसे पहले उसमें व्यक्ति का परिचय, जो उम्मीदवार है, नियुक्ति पाना चाहता है, कहीं नौकरी या जॉब के लिए आवेदन करता है, तो उसके साथ ये बायोडाटा लिखता है। सबसे पहले वह अपना परिचय लिखे, उसके बाद शैक्षणिक योग्यताएं, क्या उसने शिक्षा प्राप्त कर रखी है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उन्हें भी सिलसिलेवार ढंग से लगाए। सिलसिलेवार लगाना जरूरी है। उसके बाद उसकी अन्य योग्यताएं, क्या क्या उसने पाठ्यक्रम के अलावा, अपने शैक्षणिक योग्यताओं के अलावा क्या क्या उसमें योग्यताएं हैं, और उपलब्धियां विद्यालय स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ते समय साथ साथ उसने क्या क्या गतिविधियां की है, कौन कौन से कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, उनके बारे में, और अभिरुचियां उम्मीदवार की क्या क्या है। और फिर 2 या 3 ऐसे सम्मानित व्यक्तियों का विवरण भी उम्मीदवार को अपने बायोडाटा में लिखना पड़ता है, जो उसके बारे में, उसकी उपलब्धियों और उसके व्यक्तित्व की जानकारी दे सके। और अंत में दिनांक, स्थान और अपने हस्ताक्षर। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा बायोडाटा तैयार किया जा सकता है। और ये बायोडाटा अलग अलग नौकरियों के लिए, अलग अलग जॉब्स के लिए छोटा या बड़ा हो सकता है। पद का ध्यान रखना पड़ता है, पद के अनुसार ही बायोडाटा लिखा जाता है। तो इसे लिखते कैसे हैं, आज हम ये देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है परिचय। उम्मीदवार का परिचय देते हुए बायोडाटा शुरू होता है। उसमें उम्मीदवार अपना नाम लिखता है, पिता का नाम, फिर माता का नाम लिखेगा, उसकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, वर्तमान पता, जहाँ वो अब रह रहा है उस जगह का एड्रेस लिखना होता है, फिर स्थायी पता। अब देखिए, वर्तमान पता और स्थायी पता में क्या अंतर होता है। वर्तमान पता हो सकता है उम्मीदवार कहीं पेइंग गेस्ट रह रहा हो, पीजी में रह रहा हो, हॉस्टल में रह रहा हो, कहीं दूसरी जगह रहकर पढ़ाई कर रहा हो, वो उसका वर्तमान पता हो गया। और स्थायी पता होता है जहां उम्मीदवार के पेरेंट्स रहते हैं, माता पिता रहते हैं, उनके गांव का, उसके शहर का जो एड्रेस होता है परमानेंट, उसे स्थायी पता कहा जाता है। तो दोनों का वर्णन इसमें करना होता है। फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखकर ये परिचय हो गया उम्मीदवार का। कोई भी उम्मीदवार है किसी चीज़ के लिए अपना बायोडाटा लिख रहा है, किसी भी नौकरी के लिए, तो सबसे पहले परिचय, और परिचय में ये सब जानकारी। उसके बाद नंबर 2 पर आती है शैक्षणिक योग्यताएं। शैक्षणिक यानी शिक्षा कहाँ तक प्राप्त कर रखी है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। एक टेबल, एक सारणी बनाकर एक ही पृष्ठ पर वो दर्शाई जाती हैं। क्रम वाइज होती है, क्रम संख्या के अनुसार। तो इसमें कॉलम बनाए जाते हैं अलग अलग। जैसे सबसे पहले क्रम संख्या, फिर परीक्षा, बोर्ड, विश्वविद्यालय, कहाँ से, यूनिवर्सिटी वगैरह का नाम, फिर विषय, सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या रहे हैं, श्रेणी, कौन सा आपकी डिवीजन आई है, और प्रतिशत, कितने % मार्क्स आए हैं। इस तरह से इसको बांटा जाता है, एक सारणी बनाई जाती है, टेबल। देखिए कैसे बनाते हैं। नंबर 1, सबसे पहले कक्षा 10वीं मैट्रिक की जानकारी दी जाती है। बोर्ड का नाम लिखा जाता है, HBSC शिक्षा बोर्ड हरियाणा। फिर विषय लिखे जाते हैं। 10वीं कक्षा में कौन कौन विषय थे, कौन कौन से थे, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान,
विज्ञान, संस्कृत। फिर डिवीजन यानी श्रेणी कौन सी आई? प्रथम, 80% नंबर आए। तो एक ही पंक्ति में पूरा ब्यौरा हो गया इस 10वीं कक्षा का, पूरा वर्णन हो गया, सिलसिलेवार ढंग से हो गया। फिर नंबर 2, 12वीं कक्षा +2 बोर्ड, वही है हरियाणा बोर्ड। उसके बाद विषय, जो 12वीं कक्षा में उम्मीदवार के पास विषय थे उनका वर्णन करना पड़ता है। अंग्रेजी, हिंदी, कोई भी विषय हो सकता है, गणित, संस्कृत, इतिहास, उदाहरण के लिए मैंने लिखे हैं। फिर डिवीजन की प्रथम डिवीजन है और प्रतिशत, इसमें 82% नंबर है। ये एक पंक्ति में पूरा 12वीं कक्षा का वर्णन कर दिया। फिर नंबर 3, स्नातक। स्नातक होता है BA। अगर उम्मीदवार ने आर्ट्स सब्जेक्ट्स, आर्ट्स स्ट्रीम से उसने बैचलर डिग्री प्राप्त कर रखी है तो BA, साइंस से कर रखा है स्नातक तो BSc होता है, कॉमर्स से कर रखा है तो BCom कहलाता है। हिंदी में कहते हैं स्नातक। बोर्ड या विश्वविद्यालय का वर्णन करना पड़ता है। मैंने उदाहरण के लिए लिखा है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, जिसे KUK कहा जाता है। फिर विषय, स्नातक में 4 विषय होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ उदाहरण के लिए मैंने 2 विषय और लिए हैं, गणित और संस्कृत। फिर श्रेणी प्रथम और प्रतिशत, उदाहरण के लिए मैंने लिख दिए हैं 85% नंबर। अब देखिए नंबर 4 पर आता है स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर होता है MA, मास्टर डिग्री, MCom, MSc। बोर्ड क्या है? वही है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। विषय, मास्टर डिग्री एक ही विषय में होती है तो उसे कहते हैं, कोई भी एक विषय जो आपके पास स्नातक में था उनमें से कोई एक विषय, और श्रेणी प्रथम और प्रतिशत। तो इसी तरह से अगर उससे आगे नंबर 5, नंबर 6 ये चलती जाती है पद के अनुसार कि उस पद की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उतने तक आपको इसमें सारणी में वर्णन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि स्नातकोत्तर के बाद भी आगे B.Ed कर रखी है, M.Ed कर रखी है या फिर और कोई डिप्लोमा है तो उसका वर्णन भी इसी तरह से किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ये हमारी थी शैक्षणिक योग्यताएं, क्रम संख्या के हिसाब से लिखी जाएगी, क्रम वाइज आएगी। उसके बाद अगले पृष्ठ पर, इसके बाद नीचे हम लिखेंगे अन्य योग्यताएं। नंबर 3 पर, नंबर 1 पर परिचय, नंबर 2 पर शिक्षा से संबंधित योग्यताएं, नंबर 3 पर अन्य योग्यताएं क्या क्या है उम्मीदवार में, उसका वर्णन भी संवृत्त में करना होता है। अन्य योग्यताएं, उम्मीदवार ने क्या कर रखा है, उसने कंप्यूटर में विशेष योग्यता, कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा कर रखा है, कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है उसे, तो उसका वर्णन यहाँ करना होता है। नंबर 2, कोई भी जर्मन भाषा का ज्ञान, या हो सकता है अंग्रेजी व्याकरण का बहुत अच्छा ज्ञान हो, या किसी और भाषा में उर्दू की या फिर दूसरी भाषा होती है फ्रांसीसी, उस भाषा का अच्छा विशेषज्ञ हो सकता है। तो ये अन्य योग्यताओं में लिखना होता है। इसका भी शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में वर्णन बायोडाटा में कर दिया जाता है। अब देखिए उपलब्धियां क्या क्या है। नंबर 4 पर लिखी गई है उपलब्धियां, कार्यत्र गतिविधियां, कौन कौन सी आपने विद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं स्टूडेंट्स की, तो उसमें आपने भाग लिया है उम्मीदवार ने, तो उसका भी वर्णन बायोडाटा में संक्षिप्त रूप में कर दिया जाता है कि राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, और नंबर 2 विद्यालय फुटबॉल टीम का कप्तान रहा। इन उपलब्धियों का भी जिक्र इसमें 2 या 3 उपलब्धियां जितनी है इसमें, NSS का विद्यार्थी या NSS में बहुत अच्छा कार्य है, उसका सर्टिफिकेट मिला है, उसका वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद अभिरुचियां, नंबर 5, अभिरुचियां क्या क्या है, क्या क्या हॉबीज है, उसका भी वर्णन संक्षिप्त रूप में इसमें किया जा सकता है कि देश भ्रमण का शौक है, पत्र पत्रिकाओं का नियमित पाठन करने की आदत है, पढ़ता रहता हूँ, तो उसका वर्णन कर दिया। फिर अंत में सम्मानित व्यक्तियों का विवरण, जो उम्मीदवार की उपलब्धियों और व्यक्तित्व की जानकारी दे सके,
ऐसे 2 या 3 सम्मानित व्यक्तियों का विवरण देना होता है, समाज में जो उच्च स्थान रखते हैं ऐसे व्यक्ति जो उस उम्मीदवार की जानकारी दे सके कि जिसने ये जो बायोडाटा में लिखा है सब कुछ सत्य है, वो इसे व्यक्तिगत रूप से जानता है। इस तरह के 2 या 3 व्यक्तियों के नाम, जो कि उदाहरण के लिए मान लीजिए उम्मीदवार ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री ली है, तो KUK में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, उनका ब्यौरा दिया जा सकता है, उनका नाम, उनका पद का नाम और उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर दिया जा सकता है। KUK में ही प्राचार्य या रीडर का पद नाम, उनके नाम और उनका पता दिया जा सकता है, या फिर विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य होते हैं, उनका नाम, उनका पता, उनका फ़ोन नंबर लिखा जा सकता है इसमें। तो इस तरह से 2 या 3 सम्मानित व्यक्तियों का विवरण भी इसमें अंत में दिया जाता है, और दिनांक, स्थान का नाम और हस्ताक्षर अपने साइन किए जाते हैं। तो इस तरह से एक बायोडाटा सिलसिलेवार ढंग से सूचनाओं का एक संकलन होता है। अच्छे से इसमें एक ही पृष्ठ पर पूरा ब्यौरा आ जाता है उम्मीदवार का, जो कि उसकी नियुक्ति में बहुत सहायता पहुंचा सकता है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि इतनी सारी जानकारियाँ इसमें क्यों लिखी जाती है। परिचय, किसी भी व्यक्ति अनजान व्यक्ति से भी पहली बार मिलते हैं तो उससे परिचय पूछा जाता है, तो वह अपना नाम, माता पिता का नाम, गांव का नाम, जिले और शहर का नाम बताता है। तो बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले बायोडाटा में नाम, पिता, माता, जन्मतिथि, वर्तमान स्थायी पता, ये सब लिखा जाता है। ये तो हो गया परिचय, साधारण परिचय। फिर शैक्षणिक योग्यता इसलिए लिखी जाती है कि आप जिस पद के लिए बायोडाटा लिख रहे हैं, जिस पद के लिए उम्मीदवार आप बन रहे हो, तो उससे संबंधित आप में योग्यताएं हैं या नहीं, क्वालिफिकेशन आपकी है या नहीं, तो उसका ब्यौरा इसमें दिया जाता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन्हें कहते हैं। तो ये दिया जाता है। सिलसिलेवार ढंग से देने में ये बड़ा ही सुंदर लगता है और संक्षिप्त रूप में एक ही पृष्ठ पर पूरी जानकारी आ जाती है। अन्य योग्यताओं का जिक्र इसलिए किया जाता है कि नियुक्ति की इससे संभावना बढ़ जाती है। मान लो जिस फील्ड में, जिस जगह, जिस स्थान पर आपने नियुक्ति पाना चाह रहे हैं, नौकरी पाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ कंप्यूटर की ज़रूरत हो, कंप्यूटर के नॉलेज वाले किसी उम्मीदवार की आवश्यकता हो, तो वो उसने कर रखा है उम्मीदवार ने, तो उसकी नियुक्ति की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इनका जिक्र करना जरूरी होता है। उपलब्धियों का जिक्र इसलिए करना होता है कि कई जॉब्स जो होते हैं, कई नौकरियां ऐसी होती है जहां पर वाक्पटुता की आवश्यकता होती है, अभिव्यक्ति कौशल की आवश्यकता होती है। तो अगर राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में उम्मीदवार ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रखा है, तो आपका ये जो प्रतियोगिता का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, यही बता देगा कि इस उम्मीदवार में ये योग्यता है, इसमें बोलने की क्षमता है, वो एक वाक्पटु व्यक्ति होगा। तो इस तरह से ये इनका जिक्र करने से, इनके बारे में वर्णन करने से नियुक्ति की संभावना बढ़ जाती है। विद्यालय स्तर पर फुटबॉल टीम का कप्तान रहना, मतलब उसमें एक टीम को साथ जोड़कर चलने की, एक ग्रुप के लीडर की उसमें क्षमता होगी। ये बात ये प्रमाण पत्र से साबित हो जाता है, तो नियुक्ति की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इनका जिक्र किया जाता है। अभिरुचियों का भी इसीलिए वर्णन किया जाता है। देश भ्रमण का शौक, इससे पता चलता है कि उम्मीदवार को देश के अनेक हिस्सों की बहुत अच्छे से जानकारी होगी। पत्र पत्रिकाओं का नियमित पाठन, इससे पता चलता है कि देश विदेश की जानकारी, जगह जगह के बारे में अनेक क्षेत्रों के बारे में, देश की अनेक जगहों का नॉलेज, और पत्र पत्रिकाओं में जो रोज़ की खबरें आती हैं उनके बारे में सारी इसे जानकारी होगी। इसका जनरल नॉलेज बहुत बढ़िया रहा होगा है, तो ये अभिरुचियों से पता लग जाता है। इसीलिए इनका संक्षेप में वर्णन किया जाता है। और ये झूठ नहीं लिख सकते, बिल्कुल सत्य लिखना होता है। बायोडाटा में कोई भी बात झूठी नहीं लिख सकते, क्योंकि इनका जब साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू लिया जाता है, तो इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं।
इसलिए उम्मीदवार को जब अपना शवव्रत या बायोडाटा लिखना है तो उसमें बिल्कुल संक्षिप्त रूप में और बहुत ही सुंदर ढंग से सिलसिलेवार रूप से जानकारियां एकदम सत्य ही लिखनी चाहिए। ना ही इसमें भाषा का घुमाव फिराव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल भाषा या शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाना चाहिए। सरल, साधारण और आसान भाषा में ये लिखा जाना चाहिए और ये पद के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है, इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। अगर पद बहुत बड़ा है, किसी बड़े पद के लिए आवेदन किया जा रहा है, तो वो बायोडाटा बड़ा हो सकता है, उसमें और भी जानकारियाँ लिखी जा सकती हैं और इनका वर्णन थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के किया जा सकता है जानकारियों का। और अगर पद छोटा है तो उसके लिए आवेदन पत्र और ये साथ में जो बायोडाटा है ये छोटा रखा जा सकता है। तो इस तरह से इसमें फेरबदल किया जा सकता है, बदलाव किए जा सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।